आदिल यहाँ से 8 बजे निकल गया मज़दूरी के लिए, घोड़े मज़दूरी के लिए। हमने सुना कि वहाँ पे हालात ख़राब हो गए और गोलियां चल गई। हमें वहाँ नहीं जाने दिया कि आप इस वक्त मत जाओ, आपकी जान को खतरा है। फ़ोन पे कोशिश की तो जिससे थोड़ा बहुत पता चला कि वहाँ हॉस्पिटल में कुछ लाशें भी हैं और कुछ ज़ख्मी भी। 1 बजे हमारे घर में आदिल की लाश आ पहुंची। आदिल हुसैन तो मेरा बेटा है, लेकिन इस दुनिया से चला गया, ये तो ज़ख्म लग गया है। लेकिन बात ये है कि इस पे फ़ख्र भी मुझे हो रहा है। अगर आदिल ने वहाँ इंसानियत ना दिखाई होती, अपना जज्बा ना दिखाया होता, तो क्या पता कितने लोगों की और भी वहाँ जान चली जाती। दुख इस बात का हो रहा है कि जैसे आपने देखा हमारे घर में कैसा मातम छाया हुआ है, ऐसे वो 25 लोग और भी हैं जिनकी वहाँ पे लाशें हुई हैं, तो उनके परिवार पर भी क्या असर होगा। मुझे उस लड़की को देखकर बहुत रोना आता है जिसके 6 दिन शादी को हुए थे, तो इस पे मुझे बहुत दुख हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल की जो अमानवीय घटना हुई पहलगांव के पास, उसमें बहुत सारी जानें गई, 20 से ज़्यादा जानें गई, 20 से ज़्यादा घरों में मातम पसरा पड़ा है। उनमें से एक थे आदिल शाह, जो यहाँ के लोकल थे। आज हम उनके परिवार के पास आए हैं। अल्लाह ताला खुदा उनको हिम्मत अदा करे। उनके साथ दुख में शरीक होने के लिए आए हैं हम। उनको ढांढस बंधाएं। पूरा देश जो है उनको इस नज़र से देख रहा है कि आपने भी अपना बच्चा खोया है। अगर 20-22 टूरिस्ट ने अपने बच्चा या हस्बैंड सबके घरों के चिराग बुझे हैं, तो अभी मेरे साथ आदिल के फादर हैं, उनसे बात करेंगे। आदिल जी, आदिल के फादर साहब हैं, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सैयद हैदर शाह है। और कैसे क्या हुई थी ये घटना, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार आप बता पाएं। जी, घटना तो हुई थी, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि आदिल यहाँ से 8 बजे निकल गया मज़दूरी के लिए, घोड़े मज़दूरी के लिए। तो जब वो चला गया तो हम अपने काम में मसरूफ़ हो गए। तो वो गया, वो वहाँ पे घोड़े चलाता था। घोड़े पहलगाम के होते थे, लेकिन ये मज़दूरी पे होता था। तो इसका एक चक्कर अगर लगता तो 300 रुपया मिल जाते थे, अगर 2 लगे तो 600 रुपये मिल जाते थे। लेकिन जब ये चला गया तो फिर हम अपने काम में मसरूफ़ हो गए घर पे। तो जब 2 बजे का टाइम हुआ, ऐसे 2 बजे के आसपास ही, तो हमने सुना कि वहाँ पे हालात ख़राब हो गए और गोलियां चल गई। तो फिर हमने फ़ोन करना शुरू किया, और जब हमने फ़ोन किया तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आया। ऐसा करते करते हमें 4:30 बज गए, और 4:30 के बाद फ़ोन ऑन हुआ। लेकिन हमने सोचा कि अब फ़ोन ऑन हुआ, ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, इसलिए फ़ोन ऑन हो गया। लेकिन जब हमने बहुत कोशिश की फ़ोन कर कर के, कम से कम 10-20 फ़ोन कॉल की, तो वहाँ किसी ने नहीं उठाई। तो हम फिर परेशानी में। उस समय तक आपको ये पता चल गया था कि ऐसी घटना हुई है? हाँ, 2 बजे हमने सुन लिया था। तो जब फ़ोन की कॉल किसी ने नहीं उठाई, हम करते रहे तो शाम भी हो गई, और शाम का यही टाइम था जिस वक़्त आप यहाँ हो, इससे भी थोड़ा ज़्यादा। तो फिर हम यहाँ से निकल गए ढूँढने, और जब हम ढूँढने निकले तो हम एशमुकाम थाना है वहाँ पे पहुँचे, और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई, और हमने कहा। अश्मुकाम आपकी तहसील पड़ती है? नहीं, तहसील पहलगाम है, लेकिन थाना हमारा एशमुकाम में है। अच्छा, तो हाँ सबसे जी। पहले आप अश्मुकाम थाने गए? आता है, हाँ। तो फिर जब हम थाने में गए तो उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी, और
हमने उनसे परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी कि वहाँ पे बहुत ख़तरनाक हालात हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आप खुद अपनी जान बचाओ और उसका देखेंगे क्या होगा। उन्होंने नंबर भी ले लिया और कहा जब कोई पता लगेगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। हम फिर वहाँ से गए, हमने कोशिश की कि हम जाएंगे, लेकिन आगे बहुत सिक्योरिटी लगी थी जिसने हमें वहाँ नहीं जाने दिया कि आप इस वक्त मत जाओ, आपकी जान को खतरा है, आप घर वापस चले जाओ, सुबह देखेंगे क्या होगा। तो हम फिर वहाँ से घर वापस लौट आए। इतने में बहुत देर हो गई, अंधेरा भी हो गया। तो घर पे आए और वहाँ पे फ़ोन पे कोशिश की, तो जिससे थोड़ा बहुत पता चला कि वहाँ हॉस्पिटल में कुछ लाशें भी हैं और कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो फिर हम ऐसे ही तड़प में रह गए कि हम क्या करें। तो फिर फ़ोन पे ही थोड़ा पता लगा कि वहाँ खुल गया और हमारे 5-6 लड़के, कुछ चचेरे भाई, अपना लड़का, ये निकल गए कि हम जाएंगे। तो फिर ये गए वहाँ और जब ये हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ लाशें थी और ज़ख्मी भी थे, लेकिन इन्होंने आदल का नाम का पता किया तो वो उनको मिल गया कि वो यहीं है। तो फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने, हॉस्पिटल वालों ने इन लाशों को एम्बुलेंस में श्रीनगर हॉस्पिटल में भेज दिया और रात को वहीं पे रखा और पोस्टमार्टम किया और सुबह फिर इन्होंने कम से कम 11 बजे वहाँ से लाशों को रवाना किया और कम से कम 1 बजे हमारे घर में आदिल की लाश आ पहुँची। अगले दिन 1 बजे यहाँ पे लाश पहुंची। दूसरे दिन, जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन। हाँ जी, जिस दिन ये घटना हुई उसके दूसरे दिन यहाँ लाश पहुंची। 22 तो अप्रैल जिन को। लोगों ने इस तरह का कृत्य किया, ये जो काम किया, उनको लेके कुछ कहेंगे आप? जी, क्या कहूँ मैं, इंसान को एक इंसानियत होती है जिससे इंसान को इंसान कहते हैं। आदिल ने तो इंसान, वहाँ पे ये सब कहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सरदार हो या कोई भी मज़हब का हो, ये सब कहते हैं कि उसने इंसानियत को कायम किया। लेकिन वो तो दरिंदे हैं, वो जानवर हैं जिन्होंने इंसानियत को ख़त्म किया, इंसानों का कत्ल किया, तो वो कहाँ इंसान हो सकते। हाँ। ये आपका कहना बिल्कुल सही है और इस दुख की घड़ी में हम तो यही बोल सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। भारत के सभी स्टेट्स के जितने लोग हैं इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं और गवर्नमेंट से, सरकार से अगर आप कोई अपील करना चाहें कि उनको आपकी मदद करनी चाहिए, आगे आना चाहिए, हाथ थामना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमारा हिस्सा है, तो वहाँ के लोगों के दुखों में भी हमें मरहम लगानी चाहिए, शरीक होना चाहिए। तो जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, मैं कहूँगा कि जो भी वो कर सकते हैं इस परिवार के लिए करें। मैं इस दुख की घड़ी में कुछ ज़्यादा उस तरह की चीज़ें नहीं कह पा रहा हूँ। जी, ये तो सिर्फ कश्मीर के लोगों ने नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तान के लोगों ने हमारे इस दुख में शमूलियत की, यानी शरीक हुए हमारे। तो चाहे वो मिनिस्टर हो या लोकल हो, सारे हिंदुस्तान के लोग आए जिन्होंने हमें सहारा दिया और हमको ऐसा सहारा मिला कि हम जी सकते हैं। और सब लोगों ने, चाहे वो मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे हर किसी गम में शरीक हैं, हम तुम्हारे पे कोई गम नहीं आने देंगे। तो रही बात दूसरी,
आदिल की। आदिल हुसैन तो मेरा बेटा है, लेकिन इस दुनिया से चला गया, ये तो ज़ख्म लग गया है। लेकिन बात ये है कि इस पे फ़क्र भी मुझे हो रहा है। फ़क्र क्यों हो रहा है कि अगर आदिल ने वहाँ इंसानियत ना दिखाई होती, अपना जज़्बा ना दिखाया होता, तो क्या पता कितने लोगों की और भी वहाँ जान चली जाती। तो इस पे मुझे बहुत फ़क्र हो रहा है। लेकिन इंसानियत के लिए वो खड़े हुए, वो जज्बा दिखाया और वहाँ डटे रहे, ऐसा नहीं कि छोड़ के भाग गए। इससे मुझे भी जज्बा आ रहा है, इंसानियत का जज्बा मुझे भी आ रहा है। लेकिन जो हिंदू है, सरदार है, या ईसाई है, या किसी भी मज़हब के लोग हैं, या हम मुसलमान हैं, हमको इस जज्बे को देखकर खुद अपने आप में ऐसा जज्बा पैदा करना चाहिए कि हम सब एक हो जाएं। क्योंकि जब इंसान देखता है तो वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई नहीं है, वहाँ पे सिर्फ इंसानियत है। मज़हब हैं अपने अपने, मगर इंसानियत का जलवा दूसरा है, क्योंकि इससे सब एक हो जाते हैं। तो इस बात से मुझे फ़क्र हो रहा है आदिल हुसैन पर। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि जैसे आपने देखा हमारे घर में कैसा मातम छाया हुआ है, ऐसे वो 25 लोग और भी हैं जिनकी वहाँ पे लाशें हुई हैं, तो उनके परिवार पर भी क्या असर होगा। लेकिन कहीं है, कितने वो भी हैं जिनके बच्चे होंगे, कितने वो भी हैं जिनकी बहनें होंगी, कितने वो भी हैं जिनके बूढ़े माँ बाप होंगे, जैसे आदिल के हम हैं। तो इन पे मुझे बहुत दुख है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मैं ये बार-बार कह रहा हूँ कि मुझे उस लड़की को देखकर बहुत रोना आता है, जिसके 6 दिन शादी को हुए थे। तो इस पे मुझे बहुत दुख हो रहा है। हाँ, पूरा देश शोक में है उस चीज़ को लेके कि जिसकी अभी-अभी शादी हुई और वो घूमने के लिए आए थे और उनका सुहाग उजड़ गया। ये जो घोड़ा है ये आदिल का ही है? जी, ये घोड़ा तो अपना ही है, लेकिन यहाँ जब भी इधर टूरिस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें ये रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती कि और किसी इलाके के घोड़े को यहाँ पे लाया जाए या इधर काम में लगाया जाए। वहाँ तो पहलगाम वाले जो होते हैं उनके घोड़े होते हैं, उन्हीं की रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन और किसी गाँव के घोड़े को वहाँ नहीं रजिस्ट्रेशन देते हैं। ये घोड़ा हमने रखा है कि क्योंकि मेरा काम भी यही था पहले बचपन से ही, कि हम जब अमरनाथ यात्रा होती थी तो हम घोड़ा लेके 1-2 महीने का सीज़न होता था, तो हम घोड़ा लेके 1-2 महीने में अपनी मज़दूरी वहाँ करते थे। और फिर जब बाद में मेरी उम्र गई, तो बच्चे उठे, तो फिर आदिल ने ये काम शुरू कर दिया। ये अमरनाथ यात्रा पे भी जाता था और टूरिस्ट में भी जाता था मज़दूरी करने के लिए। जैसे बहुत सारे टूरिस्ट हैं, उनको लगता है कि घोड़े वाले हमसे 5,000 6,000 ऐसे पैसे लेते हैं। लेकिन एक घोड़े वाले को आपने बताया कि 300 रुपए, 200 रुपए से अपना काम चलाना होता है। जी, ये तो वो बात है कि यात्रा सीज़न जो होता है, उसमें घोड़े की रेट कभी तेज़ भी हो जाती है, कभी डाउन भी हो जाती है। वहाँ का तो 4,000 5,000 भी अमरनाथ गुफा तक हो सकता है। लेकिन जो टूरिस्ट का काम है, इसमें घोड़े वाले को खुद कुछ घोड़ा ज़्यादा बचता नहीं घोड़े वाले। नहीं, घोड़े वाले जो होते हैं वो खुद अपनी रेट कर लेते हैं। क्या पता वो कितनी करते हैं, क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं या कम लेते हैं, वो उनका काम है। लेकिन जो मज़दूर यहाँ से मज़दूरी के लिए जाता है, उसको सिर्फ़ काट के 300 रुपए एक चक्कर का देते हैं, और उसको अपनी किस्मत होती है, एक चक्कर लग गया तो फिर 300।
अगर 2 लग गए तो फिर 600। लेकिन यात्रा टूरिस्ट जो होती है, वो ऐसे लोग कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो इनकी हालत को देखकर कभी 200, कभी 300, कभी 500 भी दे देते हैं इसके मज़दूरी के अलावा। तो ये जिस दिन वो 200-300 मिलते थे आदिल को, तो आदिल जब घर में आता था तो उसकी मुस्कुराहट ही और होती थी कि आज मुझे उसने इतना 500 दिया, आज मुझे उसने 300 दिया। तो ये मुस्कुराहट से वो बहुत। अब आपको वो मुस्कुराहट याद आती है कि कैसे जब कोई छोटी-सी खुशी से 300 रुपए ज़्यादा मिल गए, तो अपने पिता के पास आके वो आपके सामने रखते थे बात? जी, उस वक़्त तो मुझे मुस्कुराहट होती थी। लेकिन जब अब आज मैं सोचता हूँ, अपने दिमाग से काम लेता हूँ कि जब आदिल वहाँ जाता था, तो कीचड़ से कपड़े भी भरे हुए होते थे और शूज़ भी भरे हुए होते थे। तो घर में आके फिर वो दूसरे दिन दूसरे कपड़े बदला के दूसरा शूज़ लेके जाते थे। फिर हम उसका शूज़ उसकी बहनें यहाँ धो के रखती थी और कपड़े धो के रखती थी, तो फिर दूसरे दिन वो कपड़े लगा के जाता था। तो आज मुझे बहुत दुःख महसूस होता है इस बात का। हाँ, जो टूरिस्ट को लगता है कि कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वो सारा रास्ता कीचड़ भरा होता है, उसमें चलना अपने आप में पैरों के लिए बहुत कठिन है, तो वो आसान काम नहीं है और पूरी फैमिली के लिए कमाने वाले आपने बताया कि ज़्यादा तो वही थे। बाकी आपके 2 और बेटे हैं, वो भी थोड़ा मज़दूरी वग़ैरह करते हैं, आपकी उम्र हो चुकी है, बट आदिल जो था वो मेन आपके फैमिली का अर्निंग मेंबर था। जी, जी, वो तो एक बात हम पे होती है, जो बड़ा बेटा होता है, तो घर उसी पे सौंपा जाता है। तो फिर हम आदिल के ऊपर ही हमारा सब कुछ था, क्योंकि आदिल एक काम था सब घर में लाना, घर की देखभाल करना, मजदूरी करनी, पैसा लाना या बहन भाइयों को देखना या अपने माँ बाप को देखना, ये तो उसी की जिम्मेवारी थी। आप खाली मतलब दूसरा कोई काम खेती का या अभी कुछ करते हैं या? जी, थोड़ी बहुत खेती भी है। तो यहाँ तो आपने देख लिया, यहाँ जंगली इलाका है, यहाँ पे हम मक्की उगाते हैं और कुछ थोड़ी ज़मीन ये जो आपके सामने है ये यहीं तक। ये अभी क्या लगाया हुआ आपने, लहसुन है, ये क्या है? ये लहसुन है। लहसुन, हाँ, हाँ। अच्छा। तो आपने देखी है और जो ज़मीन है ऊपर जंगल में है, तो वहाँ पे मक्की होती है। तो रात भर हमें जागना पड़ता है और बालू की रखवाली के लिए, क्यों वो आता है तो वो मक्की खा जाता है। तो वो भी हमारे लिए बहुत, हम ऐसे ही मुसीबत में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। भालू वगैरह आ जाता है हाँ, आपके मक्के के लिए? वहाँ पहलगाम में भी बंदर वगैरह हैं, बताते हैं वो पूरा फसल को खराब कर देते हैं। हाँ, यहाँ भी होता है, बालू होते हैं। अच्छा, परिवार के किसी और लोगों से थोड़ा हम बातचीत कर सकें, आदिल की बहनें या मदर या अंकल या कोई और व्यक्ति? ये मेरा बेटा है दूसरा, उससे आप बात कर सकते हो, लेकिन लेडीज़ हैं जो जी, वो जी। अभी दुःख भरी है। नहीं, नहीं, और हम समझ सकते हैं तो उसमें। आप, हाँ, एक बात है, आप फ़ोटो ले सकते हो सब परिवार का। तो लेकिन बात दूसरा लड़का है, वो थोड़ा बहुत बोल सकता है, उससे आप कर लो। ठीक, 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 ठीक।